हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है एडॉप्टेशन एंड प्लांट इंट्रोडक्शन इन प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि पादप प्रजनन में अनुकूलन और पादप परिचय क्या होता है। ठीक है, पादप प्रजनन के अंतर्गत अनुकूलन क्या होता है और दूसरा क्या होता है पादप परिचय क्या होता है, जिसे हम प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। इन दो टॉपिक्स को आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या क्या होते हैं कि एडॉप्टेशन एंड इंट्रोडक्शन इन प्लांट ब्रीडिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पादप प्रजनन का एक विज्ञान है। ठीक है, पादप प्रजनन एक विज्ञान और कला है जिसका उद्देश्य पौधों की आनुवंशिक संरचना में सुधार करके उन्हें मानव उपयोग के लिए अधिक उपयोगी बनाना है। तो हम इसको पहले भी आपको बता चुके हैं जब आपको डिफाइन किए थे। तो पादप प्रजनन क्या है, एक कला एवं विज्ञान है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें हम कई सारी तकनीक का उपयोग करके हम मानव के उपयोग यानी वांछित गुणों वाले, ठीक है, वांछित गुणों वाले फसल का उत्पादन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, कला एवं विज्ञान दोनों हैं। किस प्रकार से है, जैसे कि पौधों के गुणों में सुधार करना, ठीक है, उन्नतशील प्रजातियों को विकसित करना, आनुवांशिक एवं भौतिक सुधार करना फसलों के अंतर्गत, ये एक विज्ञान है। और कला क्या है कि पौधों को एक हम जो भी हम फसलों के गुणों में सुधार करते हैं उसको एक कलात्मक रूप से करते हैं, कलात्मक रूप से करते हैं, एक निश्चित क्रम में करते हैं, व्यवस्थित क्रम में करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक कला है। तो हम कह सकते हैं कि पादप प्रजनन एक कला एवं विज्ञान दोनों है, जिसमें हम अपने वांछित गुणों वाली प्रजातियों को विकसित करते हैं, ठीक है, और फसल के उत्पादन को बढ़ाते हैं। ठीक, इसके बाद हम कुछ जैसे इसके विभिन्न तकनीकों, ठीक है, इसके विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है ताकि फसलों की गुणवत्ता, उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता और पर्यावरणीय तनाव के प्रति अनुकूलन में सुधार किया जा सके। तो इसके अंतर्गत कई सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, कई सारी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या किया जाता है, फसल के उत्पादन में वृद्धि की जा सके। ठीक है, फसलों में रोगों एवं कीटों से लड़ने की क्षमता को विकसित किया जा सके। ठीक है, कम पानी चाहने वाली प्रजातियों को विकसित किया जा सके, विपरीत मौसम को सहन करने की क्षमता उनके अंदर, अनुकूलन की क्षमता उनके अंदर विकसित किया जा सके। तो इन कई सारे जो है वो जेनेटिक आनुवांशिक गुणों को एवं फिजिकल कैरेक्टर्स को विकसित किया जाता है पादप प्रजनन के द्वारा। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है कि उन्नतशील प्रजातियों को और अधिक सहनशील, अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को विकसित किया जा सके, जिससे कि उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि की जा सके। ठीक है, तो और खाद्य की समस्या को सुलभ बनाया जा सके। तो इस प्रकार से उन्नतशील प्रजातियों को विकसित करना और उन्हें विपरीत मौसम के प्रति सहन करने योग्य क्षमता विकसित करना, कीटों के प्रति लड़ने की क्षमता विकसित करना, ये सारे आपके पादप प्रजनन के मुख्य उद्देश्य होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम जो है वो दो टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पादप प्रजनन के अंतर्गत अनुकूलन और पादप परिचय के बारे में बताएंगे। तो अभी तक हम जाने थे कि पादप प्रजनन के क्या जो है वो आपके उद्देश्य होते हैं। अब इसके अंतर्गत अनुकूलन और प्लांट इंट्रोडक्शन दो टॉपिक्स हैं। तो अनुकूलन के बारे में हम बताएंगे कि व्हाट इज प्लांट एडॉप्टेशन, या फिर हम कह सकते हैं पादप अनुकूलन भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहा जा सकता है इसे आपसे, प्लांट एडॉप्टेशन, प्लांट एडॉप्टेशन। ठीक है, तो प्लांट एडॉप्टेशन के बारे में जानेंगे कि अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक पौधा अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढल जाता है ताकि वह उस वातावरण में जीवित रह सके और सफलतापूर्वक प्रजनन कर सके। पादप प्रजनन के संदर्भ में अनुकूलन का अर्थ है पौधों की ऐसी किस्में विकसित करना जो विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे कि सूखा, अत्यधिक गर्मी, ठंड, मिट्टी, लवणता, कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोधी हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले पाएंगे एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है कि जिस भी, ठीक है, ऐसी फसलें जो किसी नए एनवायरनमेंट में, ठीक है, फसल के लिए क्या होता है, कोई भी फसल जब हम
उसको नए वातावरण में उगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जब वह वातावरण के तापमान के अनुसार, आर्द्रता के अनुसार, वहाँ की तमाम प्रकार की दशाओं के अनुसार जब ढल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, एडाप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, तो कुछ जैसे फसलें नए क्षेत्रों में ले जाकर हम उगाते हैं, ठीक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में ले जाकर के उगाते हैं, तो कोई फसल उस नए वातावरण में किस प्रकार से अपने आप को सर्वाइव करती है और किस प्रकार से उत्पादन देने काम करती है, उसे ही हम बेटा अनुकूलन कहते हैं। मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, अमेरिका में कोई जो है वो कोई फसल है, वहाँ से हम ले आकर के, मान लीजिए मेज़ की कोई वैरायटी है, तो मक्का की प्रजाति को हम अमेरिका से ला करके इंडिया में उगा रहे हैं। ठीक है, इंडिया में, भारत में ग्रो कर रहे हैं। तो अमेरिका का क्या है बेटा कि क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, वहाँ की तमाम जो पर्यावरण की परिस्थितियाँ हैं वो अलग हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो ग्रो कर रहा है, लेकिन इंडिया में ला करके हम यहाँ के वातावरण में उसको ढालते हैं। ठीक है, अगर वो हमारे वातावरण में, हमारे इंडिया के वातावरण में सक्सेसफुली ग्रो कर जाती है और उत्पादन देती है, जो है एक निश्चित उत्पादन देती है, तो समझो कि वो सक्सेसफुल है, अडॉप्ट हो गई। ठीक है, अनुकूलित हो गई यहाँ के वातावरण में। अगर वो सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर पाती है, नहीं प्रोडक्शन दे पाती है, इसका मतलब कि हमारे यहाँ उसकी अडॉप्टेबिलिटी नहीं है। तो नए वातावरण में ले जा कर के फसलों को उगाना और वहाँ पर सक्सेसफुली प्रोडक्शन देना ही एडॉप्टेशन कहलाता है। ठीक है, तो एडॉप्टेशन में कई सारी चीज़ें हैं कि जैसे वहाँ की वातावरणीय दशाओं के प्रति ढल जाना और अच्छा प्रोडक्शन देना। ठीक है, कीटों बीमारियों से फसल को बचाना। तो क्योंकि कोई भी फसल जब नए एनवायरनमेंट में जाती है तो वहाँ के अनुसार ढलते हैं, वहाँ नए नए कीटों से कीटों का, रोगों का जो है वो प्रकोप होता है, उन सभी से बचने के लिए जो है वो एडाप्टेशन की आवश्यकता जो है वो होती है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से वहाँ के वातावरण में ढल जाना और जीवित रह सके और सफलतापूर्वक प्रजनन कर सके, पादप प्रजनन के संदर्भ में अनुकूलन का अर्थ है पौधों की ऐसी किस्में विकसित करना जो विशिष्ट पर्यावरणीय, जैसे कि वहाँ के सूखा हो गया, ठीक है, ये सब क्लाइमेटिक कंडीशन है, अत्यधिक गर्मी, ठंड, मिट्टी की लवणता, कीटों और रोगों का प्रकोप के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अडॉप्ट हो गई। मान लीजिए कोई नई किस्म हम दूसरे देश से अपने देश में उगा रहे हैं, तो हमारे देश में वो किस्म ग्रो कर रही है, उसके अंदर सूखा, मान लीजिए वहाँ पर ड्रॉट की कंडीशन है तो सूखा सहन कर ले रही है। ठीक है, नए वातावरण के कीट एवं रोगों से लड़ने की उसके अंदर क्षमता है, मतलब कि उसके प्रति जो है ससेप्टेबल है, और वहाँ की जो मिट्टी है, ठीक है, मृदा है, उसमें भी सर्वाइव करने की उसकी क्षमता है। ठीक है, और तमाम प्रकार के बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, तो उसको हम कहेंगे कि वो इन्वायरमेंट के प्रति अडॉप्टेबल है। ठीक है, नए इन्वायरमेंट के प्रति जो है वो अनुकूलित हो चुकी है। ठीक है, अगर वहाँ पर वो ग्रो कर रही है, सक्सेसफुली वो जो है रिप्रोडक्शन कर रही है और प्रोडक्शन दे रही है, इसका मतलब वो क्या हुआ, एडॉप्टेबिलिटी है उसकी, हमारे यहाँ अडॉप्टेबल हो चुकी है। ठीक है, तो सीधी सीधी भाषा में हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी फसल, ठीक है, कोई भी फसल की प्रजाति, ठीक है, वो हम नए क्षेत्र में ले जा कर के जब उसको ग्रो करते हैं, तो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे सूखा हो गया, ठीक है, सूखा हो गया, मृदा की लवणता हो गई, अम्लीय, क्षारीय, ठीक है, कीटों से लड़ने की क्षमता हो गई, ठीक है, तापमान को सहन करने की क्षमता हो गई, आर्द्रता को सहन करने की क्षमता हो गई, और इन सभी को सहन करके अगर वो सक्सेसफुली जो है वो ग्रो करती है और रिप्रोडक्शन करके प्रोडक्शन देती है, उसे हम अनुकूलन कहते हैं या एडॉप्टेबिलिटी कहते हैं या प्लांट एडॉप्टेबिलिटी के नाम से जानते हैं। आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुकूलन के क्या लाभ होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर होना चाहिए एडॉप्टेशन, ठीक है, तो हमारे थोड़ा सा टाइपिस्ट है वो मिस्टेक की है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बेटा होना चाहिए, एडवांटेज ऑफ एडॉप्टेबिलिटी। ठीक है, एडवांटेज ऑफ एडॉप्टेशन, यानी कि अनुकूलन के लाभ क्या होते हैं। अभी तक मैंने आपको डिफाइन पढ़ा, डिफिनीशन ऑफ एडॉप्टेबिलिटी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एडवांटेज ऑफ एडॉप्शन, ठीक है, एडॉप्टेशन का क्या लाभ है। उच्च उपज
हाई यील्ड। पहला क्या लाभ है बेटा? उच्च उपज, हाई यील्डिंग, ठीक है, यानी कि हाई यील्डिंग प्रदान करना, अत्यधिक उत्पादन प्रदान करना। तो ऐसी किस्में विकसित करना जो दिए गए वातावरण में अधिक उपज दे सके, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य होता है अनुकूलन में ले जाकर उगाना कि अच्छा उत्पादन प्राप्त करना, अधिक उत्पादन प्राप्त करना। एक चीज़ बताओ कि जो नई किस्म हम लेकर आए हैं, ये हमारा उद्देश्य रहेगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देने योग्य हो, ठीक है, नए वातावरण में अच्छा उत्पादन देने योग्य हो, ठीक है। तो ये उद्देश्य होता है कि जो नई किस्म हम नए वातावरण में उगा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देने योग्य होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी किस्में विकसित करना जो नए वातावरण में अधिक उपज दे सके। तो इस प्रकार से, और तीसरी चीज़ क्या है कि रोग और कीट प्रतिरोधी, ठीक है, डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, पौधों को रोगों और कीटों के हमलों से बचाने के लिए उनमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना, जिससे कि रासायनिक कीटनाशकों को पर निर्भरता जो है वो कम होती है। तो सबसे पहले बेटा है कि, तो एक हो गया बेटा इसका एडवांटेज कि अधिक से अधिक उत्पादन देना, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, ठीक है। दूसरा क्या उद्देश्य होता है कि डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, कि जो भी किस्म हम विकसित कर रहे हैं वो नए वातावरण में जा करके, ठीक है, डिजीज, वहाँ के डिजीज और इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो, ठीक है, उसमें प्रकोप कम हो, जिससे कि क्या हो, रासायनिक जो आपके पेस्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, उसका इस्तेमाल उस पर कम किया जा सके, जिससे किसानों की क्या हो सके, बचत हो सके। देखिए, मान लीजिए किसी फसल में अगर कीट एवं रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा खर्च आएगा, क्यों बेटा, आएगा कि नहीं? अगर हम किसी में मान लीजिए किसी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंसेक्ट अटैक करते हैं, पेस्ट अटैक करते हैं, डिजीजेज आती हैं, तो किसान क्या करेगा, उस पर खर्च ज़्यादा आएगा, उसमें दवाओं को ज़्यादा डालेगा, दवा का खर्च ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो उस पर क्या होगा, उसको कंट्रोल करने में लेबर से छिड़काव करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं कॉस्टली हो जाएगा। अगर मान लीजिए उसमें बीमारियों का, रोगों का, कीटों का प्रकोप कम होता है तो उस फसल में क्या होगा कि उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, मतलब कि उसमें दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का, फंजीसाइड का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, जिससे किसान की बचत हो जाएगी, ठीक है। तो खर्चे कहीं ना कहीं बच जाएंगे। इसके बाद फिर पर्यावरणीय तनाव के प्रति सहिष्णुता, टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ठीक है, तमाम प्रकार के टॉलरेंसेस हैं, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, जैसे सूखे, बाढ़, उच्च या निम्न तापमान, मिट्टी में लवणता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहने और अच्छा प्रदर्शन करने की योग्य बनाना, ठीक है। तो जैसे कि क्या, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में बेटा क्या होता है, जैसे सूखे की स्थिति हो गई, बाढ़ की स्थिति हो गई, हाई टेम्परेचर हो गया, कभी बरसात कम हुई तो सूखा पड़ गया, ठीक है, और या बरसात ज़्यादा हो गई तो बाढ़ आ गई, या फिर जो है वो तापमान में वृद्धि हो गई अचानक, ठीक है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चल ही रहा है। मिट्टी में जो है वो लवणता हो गई, मिट्टी में सोडियम तत्वों की अधिकता हो गई, लवड़ी हो गई मिट्टी, ठीक है। तो इन सब ये जो है विपरीत कंडीशंस हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, इसको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे कि वो सक्सेसफुली वहाँ पर ग्रो कर सके। तो इन सभी को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर, जिससे वो अच्छा उत्पादन देने योग्य हो सके, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, गुणवत्ता में सुधार, ठीक है। तो जैसे कि फसल उत्पादों की पोषण, गुणवत्ता, स्वाद, रंग और बनावट में सुधार करना, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा गुणवत्ता से क्या मतलब है, गुणवत्ता से मतलब है कि जो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो अनाज है उसके पोषणीय मान, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, उसकी जो क्वालिटी है उसको देखने में, ठीक है, देखने में बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, उसका रंग, आकार, आइडियल एक साइज होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, गुणवत्ता से संबंधित होती हैं। तो जब अच्छे गुणकारी वाली चीज़ें होंगी तो उसका जो है वो मतलब कि अच्छे गुणवत्ता वाली फसल का उत्पादन होगा, तो मार्केट में उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका एडॉप्टेबिलिटी में गुणवत्ता का भी विशेष जो है वो ध्यान दिया जाता है कि जो भी फसलें हों वो अच्छी गुणवत्ता वाले हों, चाहे वो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू हो, चाहे उनकी देख हो, चाहे वो फिजिकल कंडीशंस हो ग्रेन की, वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, यानी कि कृषिता में, तो एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी में कृषि पद्धतियों को अधिक टिकाऊ बनाना, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके
और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम हो सके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है बेटा कि जो भी आपकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उसे टिकाऊ बनाना चाहिए, जिससे इन्वायरमेंट में जो है वो इन्वायरमेंट के प्रति स्टेबल हो। ठीक है, तो जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अपनाई जाएं वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए, नेचुरल फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब कि ऐसी चीज़ें ना हों कि जो है वो इन्वायरमेंटल पे विपरीत प्रभाव पड़े। ठीक है, और पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव ना डालें। ठीक है, तो ये सारे उद्देश्य होते हैं एडॉप्टेबिलिटी के तमाम सारे जो है वो ये उद्देश्य एवं लाभ होते हैं। अब प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन कैसे होता है, ये अनुकूलन की प्रक्रिया क्या होती है बेटा, तो प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन की बात करें तो इसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं एडॉप्टेशन के फसलों के। ठीक है, जैसे कि आनुवांशिक विविधता का चयन, आनुवांशिक विविधता का चयन यानी सिलेक्शन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो विभिन्न आनुवांशिक पृष्ठभूमि वाले पौधों का चयन करना जिनमें वांछित अनुकूलन गुण हो सके। अब हम बात करेंगे तो प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन की बात करें कि क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं अनुकूलन के। तो अनुकूलन के लिए बेटा हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो है वो आनुवांशिक विविधता का चयन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएंस का सिलेक्शन करते हैं कि ऐसी फसल को सिलेक्ट किया जाए जो विपरीत दशा को सहन करने योग्य हो। ठीक है, ऐसी वेराइटीज़ का सिलेक्शन करें जो विपरीत इन्वायरमेंट को सहन करने की जिसके अंदर क्षमता हो। दूसरा क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, संकरण, वांछित गुणों वाले पौधों के बीच क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन कराना, तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही है कि क्रॉस पॉलिनेशन कराना। क्रॉस पॉलिनेशन से बेटा क्या होता है कि जब एक फ्लावर का एक पुष्प के नर भाग से दूसरे पुष्प के मादा भाग से जो है वो संकरण कराया जाता है, इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होता है कि आनुवांशिक विविधता में वृद्धि होती है। ठीक है, नए आनुवांशिक गुणों का विकास होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है जिसे हम संकरण कहते हैं। ठीक है, तो संकरण के माध्यम से जो है वो नई प्रजातियों को विकसित किया जाता है, मोस्टली हाइब्रिड वैरायटीज़ को डेवलप किया जाता है जो अत्यधिक उत्पादन देने योग्य होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हाइब्रिडाइजेशन से भी क्या होता है, एडॉप्टेबिलिटी में वृद्धि होती है। तीसरा क्या है, संतानों का चयन यानी सिलेक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। चलिए, तो सिलेक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, संकर हाइब्रिड संतानों में से उन पौधों का चयन करना जिनमें सबसे अच्छे अनुकूलन गुण हो। ठीक है, तो जिनमें जो सिलेक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है, जो F1 जनरेशन होती है उसमें ऐसे जो है वो ऑफस्प्रिंग का सिलेक्शन करना जो अच्छे गुणों वाली होती है उनको सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर उनका ट्रायल एंड मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। जो नई किस्में जो विकसित की जाती हैं उन्हें विभिन्न वातावरण में परीक्षण करना ताकि उनकी स्थिरता प्रदर्शन सुनिश्चित हो सके, और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो सिलेक्शन किया जाता है संतानों में, फिर उसके बाद उसका परीक्षण किया जाता है बेटा। ठीक है, परीक्षण और गुणन से क्या मतलब है कि जैसे कोई नई प्रजाति विकसित होती है, तो नई प्रजाति जब विकसित होती है तो सबसे पहले उसको एक ट्रायल होता है। जो ट्रायल का मतलब होता है कि छोटी सी जगह में यानी लैब में उसको हम ट्रायल करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ग्रो किया जाता है इसके सीड को, तो देखा जाता है उसे कि वो विपरीत कंडीशन दी जाती है कि नए एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, एडॉप्टेबिलिटी है कि नहीं है, तो उसको ट्रायल किया जाता है। जब वो सक्सेसफुली प्रोडक्शन दे देता है तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो किसानों के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो ट्रायल एंड मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। और इसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो कुछ मामलों में वांछित जीनों को पौधों में डालने के लिए जेनेटिक संशोधन तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बेटा क्या होता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग वह तकनीक होती है जिसके माध्यम से, ठीक है, जिसके माध्यम से किसी भी वैरायटीज़ में पौधों के जो है वो पौधों के अंदर जो है वो आनुवांशिक गुणों को प्रवेशित किया जाता है। ठीक है,
जो आनुवंशिक गुण उसमें नहीं पाए जाते हैं पहले से, उनको प्रवेशित किया जाता है, जिसके कारण वो नए इन्वायरमेंट में, नए वातावरण में और अच्छा उत्पादन देने योग्य हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कोई वैरायटीज़ है, उसके अंदर कुछ रिसेसिव कैरेक्टर हैं, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर है कि वो अच्छा उत्पादन, मतलब कि कुछ कमियां हैं तो उसको सुधारा जाता है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के माध्यम से उसको इम्प्रूव किया जाता है और नए नए कैरेक्टर्स को, नए नए गुणों को उसके अंदर प्रवेशित किया जाता है, तो वो अधिक उत्पादन देने योग्य हो जाती हैं। मतलब कि ऐसे कैरेक्टर को विकसित किया जाता है जिससे और अच्छे कैरेक्टर विकसित किया और अच्छे गुणों का विकास किया जाता है, जिससे वो कीट को प्रतिरोधी, रोगों के प्रतिरोधी और अच्छा उत्पादन देने योग्य उन्हें बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से उनको नए वातावरण में अच्छे से ग्रो करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से नए गुणों को विकसित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्लिमाइजेशन या फिर आपका एडॉप्टेशन। अब दूसरा बेटा हमने पढ़ा था कि आपका प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन की बात करें तो अनुकूलन अभी तक आपने पढ़ा। अब दूसरा आपका है टॉपिक इसमें इंट्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, प्लांट इंट्रोडक्शन। तो प्लांट इंट्रोडक्शन में पादप प्रजनन में परिचय का अर्थ है कि किसी एक क्षेत्र में मौजूद किसी पौधे की किस्म या प्रजाति को दूसरे क्षेत्र में लाना, वह पहले नहीं उगाई जाती थी। यह एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे नई आनुवंशिक सामग्री को एक क्षेत्र में लाया जा सकता है, जिससे पादप प्रजनकों को अधिक विविधता प्राप्त हो सके और वे बेहतर किस्में विकसित कर सकें। ठीक है, तो सीधी सीधी भाषा में मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लांट इंट्रोडक्शन जो है वो वह प्रक्रिया है जैसे किसी प्रजाति को, ठीक है, फसल को, किसी नई फसल को या उसकी नई प्रजाति को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जा कर के उगाना क्या कहलाता है बेटा? प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। तो एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि प्लांट इंट्रोडक्शन पादप प्रजनन के अंतर्गत वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो है वो एक नई फसल को या फिर किसी फसल की प्रजाति को नए क्षेत्र में ले जा कर के सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक ग्रो करना, उगाना ही हम क्या कहते हैं? पादप परिचय या प्लांट इंट्रोडक्शन जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है किसी नई प्रजाति को जो है वो नए क्षेत्र में ले जाना, ठीक है, जिससे कि नई आनुवंशिक सामग्री को एक क्षेत्र में लाया जा सके। ठीक है, इससे क्या होता है कि किसी क्षेत्र में नए गुणों वाले पौधों को ले जाया जा सके, नए आनुवंशिक प्रक्रिया वाले नए गुणों वाले पौधों को ले जा सके, जो एक वहाँ पर जा कर के अच्छा उत्पादन देने योग्य हो सकती हैं। ठीक है, और इसमें कि सकता है जिससे कि पादप प्रजनकों को अधिक विविधता प्राप्त हो सके और वो बेहतर किस्म विकसित किया सके। इससे लाभ क्या होता है बेटा? जब कोई प्रजाति को, फसल को हम नए क्षेत्र में ले जा कर के उगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि नए गुणों वाली प्रजातियों को देखने को मिलता है, अच्छे गुणों वाली प्रजातियाँ विकसित होती हैं, नए वातावरण में नई चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, जो वहाँ से पहले से वहाँ पर क्या होता है नहीं मौजूद होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई जो है वो आपके यूएसए से हम कोई प्रजाति जो है मक्के की हो गया, गेहूं की प्रजाति हो गया, उसको ला करके हम इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, तो कुछ वो नए गुणों वाली, नए करैक्टर्स उसमें हमको देखने को मिलेगा जो हमारे यहाँ पहले से नहीं पाया जाता है। तो हमारे यहाँ क्या होगी? नई वैरायटी डेवलप होगी, उससे कुछ नया होगा, नया उत्पादन प्राप्त होगा, नया उसकी अनाज की गुणवत्ता होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से नए क्षेत्र में जो है वो कुछ नया विकसित करने का मौका मिलता है, नया उत्पादन जो है वो प्राप्त करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे ही जो है वो कई सारी प्रजातियां जो है वो जहाँ पर वो उसका ऑरिजिन प्लेस है वहाँ से दूसरे देशों में ले जाकर उगाई गई, वहाँ से वो दूसरी, तो एक जगह से आदान प्रदान हुआ जिससे कि नए क्षेत्र में नई नई प्रजातियों को विकसित किया गया और अत्यधिक अनाज को जो वहाँ से पहले नहीं पाया जाता था उसका उत्पादन जो है वो किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लांट इंट्रोडक्शन का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। अब इसके लाभ की बात करें
कि बेनिफिट ऑफ इंट्रोडक्शन की बात करें, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इससे क्या है कि क्या फ़ायदे हैं? नई अनुवांशिक विविधता, न्यू जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। तो नए क्षेत्रों से लाई गई किस्में स्थानीय किस्मों में अनुपस्थित नए जीन या गुणों को पेश कर सकती हैं, जिससे प्रजनन कार्यक्रमों के लिए आनुवांशिक आधार का विस्तार होता है। तो न्यू जेनेटिक डाइवर्सिटी, नई आनुवांशिक विविधता से क्या होता है बेटा कि जो प्रजातियां हम कहीं, जैसे एक प्रजाति को हम कहीं नए क्षेत्र में ले जाते हैं, तो जो प्रजाति है उसके गुण जो होते हैं, करैक्टर होते हैं, आनुवांशिक जो उसके करैक्टर्स होते हैं, वो नए क्षेत्र में जा कर के अपना प्रदर्शन दिखाते हैं, वहाँ पर ग्रो करते हैं। तो वहाँ पर भी नए नए किस्मों का विकास होता है, ठीक है। तो उस स्थानीय किस्मों में अनुपस्थित नए जीन जिसको हम क्या कहते हैं, नए जीन गुणों को पेश कर सकती हैं, जिससे कि प्रजनन कार्यक्रमों के लिए आनुवांशिक आधार का विस्तार होता है। तो नया जीन या नए गुण जब नए क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पर फिर जो है वो नए जो है वो प्रजातियों को विकसित करने में पादप यानी प्लांट ब्रीडर्स को जो है वो आसानी हो जाती है। तो इस प्रकार से नए क्षेत्र में नए गुणों का विकास होता है, नई आनुवांशिक विधियों का विकास होता है, ठीक है। उत्पादकता में वृद्धि होती है बेटा, ठीक है। जैसे प्लांट इंट्रोडक्शन के माध्यम से उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे कि कुछ परिचयित किस्में स्थानीय परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं, जिससे कुल उपज में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम नए क्षेत्र में कोई चीज़ उगाते हैं, तो वहाँ के क्या होता है कि उसमें उत्पादन में वृद्धि होती है। वो जो है नए क्षेत्रों में मान लीजिए कि उसकी कुछ वैरायटीज़ का उत्पादन कम हो रहा हो, तो नए क्षेत्र में वो और अच्छा उत्पादन देने योग्य हो सकती हो, और ज़्यादा उत्पादन दे सके। तो इस प्रकार से उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो जैसे क्या होता है कि हमारे इंडिया में पहले गेहूं की बहुत सारी देसी प्रजातियों को उगाया जाता है, लेकिन बाद में नॉरिंटेन जो कि एक बौनी किस्म है गेहूं की, ठीक है, उसको ले आकर के हमारे इंडिया में उगाया गया, ठीक है। तो उससे कई सारी प्रजातियों को विकसित किया गया, ठीक है, जिससे उत्पादन में क्या हुआ, और ज़्यादा वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से क्या हुआ, प्लांट इंट्रोडक्शन के द्वारा नई प्रजातियों को विकसित किया गया और हमारे यहाँ उगाया गया, तो कई उत्पादन में क्या हुई, अथाह वृद्धि हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो एक नई प्रजाति को दूसरी जगह ले जाकर ग्रो करते हैं, तो वो अच्छा उत्पादन देती है, और उसी से हम नई नई प्रजातियों को विकसित करते हैं, जिससे उत्पादन में क्या होती है, अत्यधिक वृद्धि होती है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि रोग कीट यानी डिजीज पेस्ट रेजिस्टेंस, यदि परिचित किस्में स्थानीय रोगों या कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, तो वह उस क्षेत्र की फसल उत्पादन के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो जो नई किस्में हम ले आकर के ग्रो करते हैं, उगाते हैं, अगर उसमें कीटों और रोगों से लड़ने की क्षमता है, तो वो और अच्छा उत्पादन दे सकती है, ठीक है। जब डिजीज पेस्ट का अटैक नहीं होगा उस पर, तो वो अच्छा उत्पादन दे सकती है और वहाँ के लिए और अधिक फ़ायदेमंद जो है वो हो सकती है। तो ये इसके जो है वो बेनिफिट्स हैं। नए उत्पादों का विकास किया जा सकता है, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, नई फसलों की प्रजातियों को पेश करके नए कृषि उत्पादों या उद्योगों का विकास किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जैसे क्या होता है कि नई अगर फसल आ गई, कोई नई वैरायटीज़ आ गई, उसमें नए करैक्टर्स हैं, उससे नए नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं, ठीक है, और नए नए उद्योगों का विकास जो है वो हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अनाज है, वो हमारे यहाँ पहले से नहीं उगाया जा रहा था, तो अगर वो अनाज उत्पादित किया गया, तो उसके गुण होते हैं, उससे नए नए प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, और नए नए उससे अनाज पे आधारित नए उद्योगों का विकास जो है वो किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है वो नए उत्पादों का विकास जो है वो किया जा सकता है। अब हम बात करें कि इंट्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, यानी कि जो पादप परिचय होता है उसके क्या प्रक्रिया होती है। पादप परिचय यानी प्लांट इंट्रोडक्शन की कई सारी प्रोसेस होते हैं, जैसे कि पहचान और संग्रह, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड कलेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से संभावित उपयोगी पौधों की किस्मों या प्रजातियों की पहचान करना और उनका क्या करना, संग्रह करना, ठीक है। तो जो भी प्लांट पॉपुलेशन है,
या जहाँ पौधों की प्रजातियां हैं वहाँ से क्या करना जो है वो उन पॉपुलेशन से जो है वो संभावित उपयोगी जो पौधे हैं, ठीक है, जो उपयोगी किस्में हैं, ठीक है, लाभदायक किस्में हैं, उनको सिलेक्शन करना, ठीक है, उनका चयन करना और उनको पहचान करना और फिर उनका कलेक्शन करना, उनकी सही पहचान करके उनका संग्रह करना। पहला प्रोसेस ये होता है पादप परिचय का। मान लीजिए कहीं हम नए क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ पर वो प्रजाति पाई जाती है तो अच्छे गुणों वाली प्रजातियों का चयन करेंगे जो हमारे वांछित गुणों को पूरा कर सके, ठीक है, उनका हम सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद फिर उसका हम कलेक्शन करेंगे। ये पहली प्रक्रिया होती है प्लांट इंट्रोडक्शन की, ठीक है। इसके बाद फिर संघरोध यानी कि क्वारंटाइन की बात की जाए तो रोगजनकों या कीटों के प्रसार को रोकने के लिए परिचित सामग्री को कठोर संघरोध नियमों का तहत जांचना। तो क्वारंटाइन बेटा क्या होता है, संघरोध क्या होता है, सबसे पहले बता दें कि जैसे मान लीजिए कोई प्लांट हो गया, कोई प्लांट प्रोडक्ट हो गया, बीज हो गया, कंद हो गया, तना हो गया, पत्तियां हो गई, ठीक है, तो जो है वो कोई फल सब्जी हो गया, उसको हम विदेशों से जब अपने यहाँ मंगाते हैं, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसकी हम लैब में उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में देखा जाता है कि उसके साथ कोई घातक खरपतवार, रोग, कीट, निमेटोड्स तो नहीं आ रहा है जिससे कि वो हमारे देश में आकर के एक विशाल क्षेत्र को नष्ट करके बल्कि ज़्यादा मात्रा में फैल जाए और फसलों को नुकसान पहुंचाए। तो प्लांट क्वारंटाइन डिपार्टमेंट होता है सी पोर्ट वगैरह पे, जहाँ पर ये चीज़ें चेक की जाती हैं कि जो विदेश से प्लांट या प्लांट मटेरियल आ रहा है उसमें कोई घातक बीमारी, कोई रोग, कोई कीट तो नहीं है जो कि हमारे देश में और ज़्यादा जो है वो एपिडेमिक काज कर सके। तो इस प्रकार से जो है वो क्वारंटाइन डिपार्टमेंट लैब में सारी चीज़ें चेक होती हैं। जब ग्रीन सर्टिफिकेट दिया जाता है उसके द्वारा तभी वो चीज़ें हमारे देश में ली जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है वो संघरोध नियमों का लीगल जो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, फॉर इन्फोर्समेंट लॉ होते हैं, उसको पूरा किया जाता है, ठीक है। जिससे कि हम जैसे मान लीजिए कोई नई प्रजाति को इंडिया में लाया जा रहा है, उगाने के लिए कोई बीज लाया जा रहा है तो उसको टेस्ट किया जाएगा कि उसके साथ कोई खरपतवार, कोई कीट, कोई रोग तो नहीं आ रहा है जिससे हमारे देश में आकर के और ज़्यादा मात्रा में वो हैजार्डस हो जाए, नुकसान करने वाला हो जाए, ठीक है। तो इससे हम जो है वो रोगों से, कीटों से, घातक बीमारियों से फसल को बचा सकते हैं। तो इसलिए जो है वो क्वारंटाइन, दूसरा अगला स्टेप क्वारंटाइन होता है, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, ठीक है। तो नई जलवायु, मिट्टी और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिचय सामग्री में प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो इवैल्यूएशन किया जाता है कि नई जो प्रजाति हम नए जलवायु में ला रहे हैं वो कितना अच्छा ग्रो कर सकती है, कितना अच्छा उत्पादन दे सकती है, इसका इवैल्यूएशन जो है वो किया जाता है, ठीक है। इसके बाद सेलेक्टिव ब्रीडिंग, चयनात्मक प्रजनन कराया जाता है। तो जो नई किस्म है, सामग्री में वांछित गुण हैं, तो उसे स्थानीय किस्मों के साथ संकरण करके या सीधे उगाकर बेहतर किस्में विकसित की जा सकती हैं, ठीक है। तो अगर वो चीज़ें सही पाई गई तो उसकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है। जैसे कोई नई प्रजाति हम विदेश से लाए, फिर यहाँ पर इसको हम अन्य प्रजातियों के साथ क्रॉस करा करके नई किस्मों को विकसित किए जो अच्छा उत्पादन देने योग्य हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि नॉर्दर्न 10 गेहूँ की बौनी प्रजाति थी, उसको हम विदेश से लाकर अपने यहाँ ग्रो किए और कई सारी अच्छी उत्पादन देने योग्य गेहूं की नई प्रजातियों को विकसित किया गया। नॉर्दर्न 10 के माध्यम से बौनी किस्मों को विकसित किया गया जिससे उत्पादन में बहुत तेज़ी से क्या हुई, वृद्धि हुई। इस प्रकार से जो है वो उनका सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं जिससे कि उनका क्रॉस संकरण करा करके ना अच्छी उत्पादन देने योग्य किस्मों को विकसित किया जा सके, ठीक है। इसके बाद पोटेंशियल डिसएडवांटेज, ठीक है, संभावित नुकसान, चुनौतियाँ का चैलेंजेस किया जाता है। तो रोग और कीटों का प्रसार, स्प्रेड डिजीज एंड पेस्ट, परिचित जो किस्में हैं, सामग्री हैं, अनजाने में नए रोग जनकों या कीटों को नए क्षेत्र में ला सकती हैं। तो इस प्रकार से रोग एवं कीटों को प्रसार से जो है वो बचाया जा सकता है, ठीक है। मतलब जो भी कीट हो, जो भी किस्में हैं कि उसको हम अगर क्वारंटाइन ला के अधिक इन्फोर्समेंट ला का पालन करते हैं तो रोग एवं कीटों को प्रसार को जो है वो बचाया जा सकता है, ठीक है। आक्रामक प्रजातियां, इंसेक्ट स्पीसीज,
कुछ परिचित प्रजातियां हैं आक्रामक हो सकती हैं और स्थानीय परिस्थिति तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो अधिक आक्रामक हो सकती हैं और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो उसको भी हम इवेलुएट करते हैं टाइम टाइम। अगर ऐसी प्रजातियां हैं तो उनको हम इंडिया में मतलब कि जो है वो अपने यहाँ नहीं ला सकते हैं। ठीक है। फिर अगर लैक ऑफ कस्टमाइजेशन यानी अनुकूलन की कमी, तो जो परिचित किस्म नए वातावरण में ठीक से अनुकूलित नहीं हो पाती हैं, जिससे उनका प्रदर्शन खराब हो सकता है। तो इस प्रकार से क्या होता है बेटा कि जो हम नई किस्में हम लाते हैं, उसको उगाते हैं, अगर नए इन्वायरमेंट में सक्सेसफुली वो ग्रो नहीं हो सकती हैं, तो उनका ये सारी चीज़ प्रोसेस क्या होती है, ख़राब हो जाती है। तो फिर उनको हम नहीं उगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कई सारे प्रोसेस का हम उपयोग करते हैं, लेकिन तब भी उसके बाद भी जो है वो लैक मतलब कि अनुकूलन की कमी हो जाती है, जिससे कि वो सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर पाती हैं। ठीक है। तो नई प्रजातियां अगर नए इन्वायरमेंट में सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर पाती हैं, तो फिर जो है वो हमारा जो है वो प्लांट इंट्रोडक्शन ख़राब हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से नई किस्में जो है वो अगर सर्वाइव कर लेती हैं, तो वो फिर जो है वो अच्छा उत्पादन देने लगती हैं। अगर सर्वाइवल नहीं होती हैं, तो वो फिर सक्सेसफुली ग्रो जो है वो नहीं कर पाती हैं। ठीक है। तो यही हमने आपको बताया जो है वो कि आपका अनुकूलन और पादप परिचय दोनों में आपस में रिलेटेड होते हैं। तो जैसे मान लीजिए पादप परिचय क्या है बेटा कि नए क्षेत्र से कोई भी नई प्रजाति, ठीक है, कोई भी नई फसल या उसकी प्रजाति हम पुराने क्षेत्र से जब हम नए क्षेत्र में ला करके उसको ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। इससे क्या होता है बेटा कि नए क्षेत्र में नए गुणों वाली, नए आनुवंशिक गुणों वाली प्रजातियों को विकसित किया जाता है और उस नए क्षेत्र में नए जीन का विकास होता है, जिससे नई नई किस्मों को वहाँ पर विकसित किया जाता है प्लांट ब्रीडर्स के द्वारा। ठीक है। और अच्छा उत्पादन उस नए क्षेत्र में भी अधिक उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए नोरिन 10 गेहूं की जो बौनी किस्म थी, उसको भारत में लाया गया यूएसए से, और भारत में क्रॉस करा के कई सारी नई प्रजातियों को विकसित किया गया, जिससे कि अभूतपूर्व जो है वो बहुत तेज़ी से अत्यधिक जो है वो गेहूं की प्रजातियां, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है। तो प्लांट इनोवेशन से उत्पादन में कहीं ना कहीं वृद्धि होती है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, जब वह नई किस्म हमारे देश में, ठीक है, हमारे क्षेत्र में सर्वाइव हो जाती है, हमारे पर्यावरणीय दशाओं के प्रति सर्वाइवल हो जाती है, तो उसे हम अनुकूलन कहते हैं, एक्लाइमेशन या फिर एडॉप्टेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो कोई भी किस्म हम मान लीजिए ला करके उगा रहे हैं, तो अगर वो सक्सेसफुली ग्रो कर रही है तो जो है तभी उत्पादन देने योग्य होगी। तो अनुकूलन का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है आपके प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक है। अगर हम किसी नई किस्म का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो किस्म अगर सक्सेसफुली ग्रो कर रही है, तभी उसका महत्व हमारे यहाँ होगा। इस प्रकार से प्लांट ब्रीडिंग और प्लांट इंट्रोडक्शन और प्लांट एक्लाइमेजेशन या प्लांट एडॉप्टेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंस है आपके प्लांट ब्रीडिंग में। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको 2 टॉपिक अच्छे से पढ़ाए। ठीक है। अगर इसमें कोई समस्या है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम में पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बीएससी एग्रीकल्चर ऑल क्लासेस जो है वो आप पा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।